समाधान फाउंडेशन के अखिल भारतीय संयोजिका के रूप में हैं श्रीमती ममता सहगल। मेरठ गाजियाबाद उसौर की रहने वाली हैं। अपने पारिवारिक दायित्व निभाते हुए पूरे देश में इस काम के लिए प्रवास करती हैं। झारखंड के लिए जो संयोजिका हैं श्रीमती सुचिता सिंह, वो मेरे दाईं ओर बैठी हैं। बाकी तो नाना प्रकार के जो संस्थाएं हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, हिंदू जागरण मंच है, फैंस है, कोई हिमालय परिवार भारत तिब्बत सेवक मंच है, उनके ऐसे सब कार्यकर्ता भी सुनने के लिए आए हुए हैं और मिलने के लिए। शिवधारी सिंह जी को तो आप सब जानते ही हैं। शिवधारी राम, हाँ, शिवधारी राम आयोग के चेयरमैन हैं। आए हुए थे मिलने के लिए, तो इसलिए कार्यक्रम में भी साथ उपस्थित हैं। इसी तरह से श्रीमती संपत्ति कुशवाहा, ये भी जनसंख्या समाधान फाउंडेशन में पदाधिकारी है। अनेक वर्ष पूर्व इस संस्था का गठन हुआ था। बढ़ती जनसंख्या विश्व के सामने भी एक चुनौती है और भारत के सामने भी एक चुनौती है। प्रकृति ने जो भी रिसोर्सेज दिए हैं धरती पर, जो पहले थे वो आज भी हैं। 500 लोगों में वितरित हो गई, तो हर एक को वायु घट गई, प्राण वायु, और इसलिए सफोकेशन शुरू हो गए। दूसरी, सबको ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए। अब हम 100 लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। जब इसी कमरे में 500 लोग हो गए तो ऑक्सीजन 500 ने लेनी शुरू की, 500 ने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, तो ऑक्सीजन हर एक के पास इनटेक कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर विसर्जन ज़्यादा हो गया, इसलिए फिर सफोकेशन बढ़ी। दूसरा कैसा परिणाम होता है, आप किसी भी जाति के हैं, धर्म के हैं, दल के हैं, लिंग के हैं, कोई संकट नहीं, परंतु जितना प्रकाश था मुझे और आपको 100 संख्या को वो प्रकाश उपलब्ध था, पर जब 500 हुई तो प्रकाश का वितरण हो गया, हम में से हर एक के पास प्रकाश कम हो गया। इसलिए 100 संख्या में जितना दिख रहा था पढ़ने में, वो धीरे धीरे प्रकाश की उपलब्धता कम हुई, तो हम में से हर एक को एक टेंशन आनी शुरू हो गई, क्योंकि हमारी आँखों के ऊपर दबाव बना, क्योंकि प्रकाश वितरित हो गया और मैं और आपके देखने के सामने अंधकार आना शुरू हो गया। इसलिए आप देखेंगे 1857, फिर उसके बाद 1950-55 और आज लगभग हर एक के सामने एक प्रश्न है कि उसको धुंधला दिखने लगा है। इसलिए चश्मे का प्रमाण ये बहुत बढ़ गया है और मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से तनाव भी बहुत बढ़ गया है। इसी प्रकार से इस कमरे में पानी रखा था, 100 लोग थे, 100 बोतल पानी रखा था। हम वायु में से पानी ले रहे थे, हवा और साथ, तो वायु का पानी भी बट गया 500 लोगों में, और वो 100 बोतल अब 500 को लगी, तो हर एक के पास पानी भी कम हो गया पीने का, इसलिए क्राइसिस खड़ा हो गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे, एक किस्म से आप उसको रोजगार मानकर सोचिए। हम 100 लोग थे, 100 के लिए रोजगार था, कुर्सी मिली हुई थी, कापी पेन मिला था, काम करो।
परंतु जैसी 500 संख्या हुई तो कुर्सियां नहीं थी, यानी सर्विसेज उपलब्ध नहीं थी। प्राइवेट भी उतनी नहीं थी, सरकारी भी उतनी नहीं थी, दोनों का अभाव हो गया। फिर जो सुविधाएं चाहिए थी वो सुविधाएं भी 500 में हुई, तो मेरे पास आपके पास अगर 3-3 कॉपी थी तो हम सब के पास 1-1 रह गई, क्योंकि बाकी 2 कॉपी 500 के पास चली गई। तो इसलिए रोजगार पर भी असर पड़ा और हम सब की सुविधाओं पर भी उसका असर पड़ा। अपनी वही सुविधाएं मेंटेन करने के लिए या तो हम संघर्ष करेंगे या फिर हम टेंशन में आएंगे, बीमारियां बढ़ेंगी, रोजगार घट जाएंगे। रोजगार तो उतने ही हैं, बड़े हैं, परंतु जनसंख्या तुलना में इतनी बढ़ गई तो बेरोजगारी भी बढ़ गई। हर एक आदमी के पास संपत्ति भी संकट में आने लगी। तो ऐसे में जब स्टेटस मेंटेन करता है तो करप्शन और क्राइम भी बढ़ता चला जाता है। मैंने जैसे भारत का उदाहरण दिया, इसी को आप विश्व पर लागू करिए, और विश्व पर लागू करेंगे तो सन 1400-1500 में दुनिया की जनसंख्या 200 करोड़ थी। आज वो जनसंख्या 750 करोड़ से ऊपर हो गई है। इसलिए आप देखिए, शिक्षा बढ़ी, विकास बढ़ा, परंतु करप्शन और क्राइम भी बढ़ गया, डिसऑनेस्टी भी बढ़ गई, और डिसऑनेस्टी बढ़ने के साथ साथ कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए। आप देखिए, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 400 साल पहले विद इन सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट्स और विद इन फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स आज वो बढ़ते चले जा रहे हैं। चश्मे का प्रमाण बढ़ गया है, उसका मेंटल टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन बढ़ गया है, इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उसके पास चीज़ों का अभाव है, इसलिए डिसऑनेस्टी, करप्शन, क्राइम और सिन बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे तो ये सारी है। तो उन समस्याओं के समाधान में जो अनेक बिंदु हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि कहीं ना कहीं जो कुछ ईश्वर ने, खुदा ने, वाहेगुरु ने, गॉड ने मानव जाति को दिया है प्रकृति के रूप में, वह उसकी तुलना में जो मानव ने नियंत्रित करना है वो उतनी जनसंख्या करे जिसके कारण उसको स्माइल रहे, हैप्पीनेस रहे, पीस रहे, और इस प्रकार का एटमॉस्फेयर पूरे विश्व में और भारत में बने। इट इज़ द बेसिक नीड। इसको ध्यान में रखते हुए और जन जन में इस बात को पहुंचाया जाए, इसलिए वो सभाएं करते हैं। मुझे भी कभी कभी साल के अंदर 5, 10, 15 सभाओं में जाने का अवसर रहता है। मैं जाकर वहाँ के पत्रकारों के बीच में भी इस विषय को इसलिए रखता हूँ क्योंकि पत्रकार किसी भी सच को और अच्छाई को पंख लगाकर उड़ा सकता है, यानी उसकी उड़ान भरने की ताकत है। अपनी लेखनी से इसी बात को वह हजारों हजार, लाखों लाख में पहुंचा सकता है। तो इस समस्या की गंभीरता को और इस समस्या के स्वरूप का एक्सप्लॉयटेशन ऑन द नेम ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड पार्टी एंड लिंग, सेक्स, ये ना हो। जो लोग इसको बताते हैं आप उनको गिरेबान पकड़कर पूछ सकें कि यू आर टेलिंग लाई। ये एक बात सच है कि जिसको ईश्वर सृष्टि जन्म देती है उसका खाद्यान्न भी भेजती है, परंतु खाद्यान्न तो भिखारी के रूप में भी मिलता है आदमी को। तो क्या जगत भिखारी होना चाहिए? जेल में बढ़ने वाली जनसंख्या है तो क्या जेल में रहने वाली आपराधिक जनसंख्या बननी चाहिए दुनिया में? तो इसका विचार करना। इसलिए वो भिखारी पूछते, माँ ने पूछा बेटा तू क्या कर सकता है? उन्हें कहा माँ मैं एक ही काम कर सकता हूँ, मांग सकता हूँ। वो भी तथास्तु कह देती है, वो भिखारी बनकर जिंदगी, पर सारे सम्मान वो खो बैठता है। एक अपमानित, पीड़ित, दर दर भटकने वाली जिंदगी मिलती है। रोटी में 90 साल में धीरे धीरे करके
6 बार शांतिपूर्वक और 7वीं बार खून खराबे से भरा विभाजन किया। अफगानिस्तान रूस और ब्रिटिश इंडिया के बीच में बफर स्टेट बनी, जो बाद में देश कहलाया। तिब्बत चीन और ब्रिटिश इंडिया के बीच में बफर स्टेट बनी 1914 में, जो बाद में तिब्बत स्वतंत्र देश बनते बनते चीन उसको हड़प गया, इसलिए वो दुनिया के देशों की गिनती में ही नहीं आ सका। 1904 में और 6 में भूटान को स्वायत्तता दी और नेपाल को, और बाद में भारत ने यूएनओ में रिकमेंडेशन के बाद भूटान को और नेपाल को स्वतंत्र देश के रूप में मान्य करवाया। उन्नीस 1935 और 37 में म्यांमार और श्रीलंका को स्वतंत्रता दी, और बाद में भारत की आज़ादी के बाद इन दोनों को भी भारत ने प्लीड किया कि इनको स्वतंत्र देश स्वीकार किया जाए, और ये यूएनओ में स्वतंत्र देश बने। सन 47 में उन्होंने भारत का विभाजन किया। जो ब्रिटिश रूल्ड भारत था उसका विभाजन हुआ। एक हिस्सा पाकिस्तान बना, जो आज पाकिस्तान बांग्लादेश कहलाता है, दूसरा हिस्सा भारत बना। उसके अतिरिक्त एक और भारत था जिसमें 562 रियासतें थी, जो नवाबों के द्वारा और राजाओं के द्वारा रूल्ड थी, जिनके बारे में विभाजन में ये शर्त तय हुई थी वो स्वतंत्र नहीं रहेंगी या भारत या पाकिस्तान ज्वाइन करेंगे। सरदार पटेल के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में जो प्रयत्न हुए, 555 रियासतों ने भारत में विलय किया, 7 रियासतें पाकिस्तान के साथ गई। फिर एक तीसरा और भारत था जो पुर्तगाल और फ्रेंच के अधीन था। गोवा, दमन दीप, दादरा नगर हवेली, पांडेचेरी, कृष्णनगर, यामा, ये सब समुद्र। अगर 100 ईसाई बैठे तो उन पर भी वही होगा। 100 से 500 होने के बाद वही हालत उनकी भी बनेगी। सिख बैठे हैं तो उनकी भी बनेगी। जनजातीय और अनुसूचित बैठे हैं उनकी भी। अगर सारे मिले जुले बैठे हैं तो भी वही क्राइसिस आएगा। इसलिए जो लोग इसको मजहब से जोड़ते हैं वो वोट बैंक के तुष्टीकरण के अंदर एंटी कॉन्स्टिट्यूशन और एंटी ह्यूमैनिटी बिहेव कर रहे हैं। वो भड़काकर वोट तो ले लेंगे, परंतु वह सिवाय नर्क बनाने के अतिरिक्त कुछ नहीं बना सकते। मैंने प्योर मुस्लिम पॉपुलेशन में भी इस जनसंख्या का नियंत्रण वर्ल्ड वाइड कैसा चाहिए और हिंदुस्तान में कैसा चाहिए, इस विषय को रखा है, क्योंकि इट इज़ नॉट प्रॉब्लम ओनली ऑफ हिंदुस्तान, इट इज़ ए वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। इस पर वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। तो मैंने आपके सामने इस विषय को रखा, और जो इसको मजहब के नाम पर जोड़ते हैं, जाति के नाम पर जोड़ते हैं, वो पूर्णतः असत्य, भड़काने वाला, बांटने वाला और लड़वाने वाला काम करते हैं। मैं उनको ये मानता हूँ वो अपनी जाति और धर्म के भी सगे नहीं हैं, उनको केवल लीडरशिप से लेना है, समाज का जो होता हो। आप इसी में देखिए अल्पसंख्यक समुदाय और विशेष रूप से मुसलमान, जो भारत की सरकार और संविधान हर देश के नागरिक को अधिकार देती है, वो उनको सब उपलब्ध हैं, पर दे आर एक्स्ट्रा फैसिलिटेड एज ए माइनॉरिटी। तो उनका तो भारत के हर नागरिक से ज़्यादा विकास होना चाहिए था।
क्योंकि उनको अल्पसंख्यक के रूप में एक्स्ट्रा फैसिलिटेट किया गया। वो अगर एडमिशन लेना है तो ओपन मेरिट में एडमिशन ले सकता है, फिर माइनॉरिटी एडमिशन के लिए उसको एक विशेष सुविधा भी मिली है। परंतु तो भी वो ये चिल्ला रहा है, और सच्चर कमेटी ने ये कहा कि अभी तक के रूल 50 साल बाद 60 साल बाद तो क्या स्थिति बनेगी, और दुनिया में ऐसे कई देशों की सभ्यताएं खत्म हो गई। कभी यूनान का, रोमन का, मिस्र का, मायन का, बेबीलोनिया का, ऐसी श्रेष्ठ सभ्यताएं थी, वो इतिहास के डस्टबिन में ऐसी चली गई। आज पूरी दुनिया के 780 करोड़ लोगों में एक आदमी ऐसा नहीं मिलता जिसको कहें कि यह यूनानी है, यह रोमन है, ये मायन है, ये बेबीलोनियन है, नहीं है। जबकि सिंधु सभ्यता के लिए कहें तो हम 130 करोड़ साक्षी हैं कि हम उस सभ्यता के नागरिक हैं। परंतु ऐसी सभ्यताएं भी धरती पर हुई। शक, हून, कुषाण, ना आज उनके नाम पर भूमि है, ना उनके नाम पर एक भी आदमी है, जबकि उनका बहुत बड़ा एम्पायर भी था। कहाँ लुप्त हो गए सारे के सारे। इसलिए दुनिया के अंदर भारत ऐसे दुर्गति की तरफ ना जाए, और हर आदमी को न्यूनतम जो पर्यावरण चाहिए, हर आदमी को न्यूनतम जो चीज़ें चाहिए वह उसको ठीक से प्राप्त हों। चाहे वो किसी भी जाति का है, दल का है, सूबे का है, किसी भी भाषा का है, किसी भी लिंग का है, उसको वो सब उपलब्ध हों। इसलिए अनेक समस्याओं में यह एक वैश्विक और भारत की समस्या का रूप मैंने रखा। आप कहेंगे तो मैं उसको तुलनात्मक इंग्लैंड की कैसे ये समस्या है, चीन की कैसे समस्या है, उसके भी आंकड़े हो सकते हैं। परंतु आप थोड़ा अध्ययन करेंगे तो आपको एक भयानक क्रूर चित्र मिलेगा। आप ही देखिए, 200 करोड़ के लिए जो धरती थी, आज उस पर 780 करोड़ है, कल 1000 करोड़ हो जाएंगे तो क्या हालत बनेगी दुनिया की। इसलिए आप पिछले से लेकर लगातार की वृद्धि वर्ष आगे बढ़ने के आंकड़े पढ़िए। जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनना चाहिए और 2 बच्चों वाला कानून बनना चाहिए। बाकी जैसे मैं इसका उदाहरण देकर कह सकता हूँ, ट्रिपल तलाक यह इनह्यूमन है, अन इस्लामिक है। ये होने के बाद आवाज़ यही उठी कि ये जाना चाहिए। फिर जाते समय में कैसे कानून कायदे होंगे वो चलते रहेंगे। इसलिए सिर्फ इतना है, परंतु उसकी ये ख़त्म कर देंगे, ये कैंसिल कर देंगे, इस पर कोई सहमति नहीं है। सिर्फ सहमति इतने पर है और इसी की मार्केटिंग हो रही है, वही मैंने किया। और इसलिए किसी की इससे सहमति होकर कोई और सुझाव आ सकते हैं, परंतु अभी के बाद हमने सोचा कि हम सुझावों को हिस्सा नहीं बनाए कानून का। सुझाव आने दें, जनता के लिए खुला छोड़ दें डिबेट, ताकि सब लोगों के सुझाव आए और उस सुझावों की मैच्योरिटी में से सुप्रीम कोर्ट फैसला ले कि सरकार फैसला ले कि जनता मत प्रकट करे, वो हो। परंतु द मिनिमम एंड फाइनल इज़ कि इस पर कानून बनना चाहिए, 2 संतान का कानून बना हो गई है। तो मैंने मुस्लिम लीडरशिप से प्रश्न किया था, सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट जो उनके वोट बैंक के ठेकेदार बनते हैं, उनसे प्रश्न किया, इनको भारत के हर नागरिक को मिलने वाली सारी सुविधाएं और अधिकार उपलब्ध थे, इनको एक्स्ट्रा फैसिलिटेट करने के बाद भी ये दुर्गति क्यों? इसका जिम्मेवार कौन है? इसका मतलब है रूलर्स जिम्मेवार है, या फिर जिनको मिला वो समझ नहीं सके और कहीं ना कहीं लूट लिए गए, कहीं भटक गए, जिसके कारण अपनी दुर्गति कर बैठे। नहीं तो दे मस्ट भी, भाई हर एक को 1,000 खर्च करने के लिए मिला और कुछ लोगों को 1,000 की बजाय 1,300 रुपया खर्च करने को मिला, तो 1,300 वाले के पास सामान ज़्यादा होना चाहिए था 1,000 वाले से। परंतु वो कह रहे हैं कि 1,000 वाला तो प्रगति कर गया, 1,300 वाला
पिछड़ गया? इसका उत्तर आज तक सो कॉल्ड वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले नेता किसी भी दल के रूप में है, किसी भी मजहब के रूप में है, उनका कोई उत्तर नहीं है। तो इसलिए रॉन्ग पॉलिसीज एंड रॉन्ग बिहेवियर्स इस दुर्दशा का कारण बना है। परंतु सबसे बड़ी बात है कि जो इतनी बड़ी जनसंख्या, अब अगला प्रश्न जो खड़ा होता है, यही जनसंख्या का वृद्धि का रूप रहा तो आखिरकार मैं और आप जब बूढ़े होंगे या बूढ़े होने की तरफ बढ़ रहे हैं तो जनसंख्या 130 से 150 करोड़ उछल जाएगी 15, 20, 25 साल। हम सब मरेंगे तो जो हमारे बच्चे आएंगे और पोते आएंगे उस समय में जनसंख्या और बढ़ जाएगी, तो क्या स्थिति होगी उनकी? वो रोगी होंगे। पूरे भारत के जितने भी हेल्थ सेंटर हैं उन पर वही नारा लिखा हुआ मिलता है, परंतु वो ठीक से नीति में नहीं गया। पर नारा लगाने वाले आज की सरकार नहीं थी, सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट थे और वो भटक गए, इसलिए लिखा आज वही है, फोटो भी वही बना हुआ है, परंतु भटकने के कारण वह इस देश को संभालने में असफल हो गए, अक्षम हो गए। समाज को वो चीज़ नहीं दे सके जो उनको देने के लिए कुर्सी दी गई थी। भारत के प्रधानमंत्री ने एक छोटा संकेत दिया था पिछले वर्ष के 15 अगस्त पर 2019 के, छोटा परिवार भी देश सेवा और समाज प्रेम है। टू मेक द एटमॉस्फेयर, उस पर से कुछ लोगों ने चिल्लाना शुरू किया। इस नारे के पीछे की मंशा मजहबों को ख़त्म करने की है, उनकी जनसंख्या को क्रूरता से कुचलने की। उसी समय में दूसरा भी हवा चली कि नहीं, ये सबके लिए कल्याणकारी है। वह रेवरेंट है कि रामलाल है कि रहमुद्दीन है कि राम सिंह है कि रामदास है, वो जनजाति है, अनुसूचित है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, सनातनी है, इट इज़ फॉर ऑल वेलफेयर। तो मैंने थोड़ा समय लेकर आपके सामने इस विषय को इसलिए रखा, आने वाले कल में दोस्तों आप में से हर एक को इसका भुगतान करना है इंडिविजुअली। ना आप बच सकते हैं, ना मैं बच सकता हूँ, ना कोई बच सकता है। हम प्रश्नों में बहस कर सकते हैं, परंतु आने वाले संकट से निकल नहीं पाएंगे। निकलना है तो 370-35 से जैसे हमने किया और देश के अंदर एक भी विवाद जन्मने नहीं दिया, और हम आज़ादी के बाद 2 हिस्सों में बंटने वाला संविधान, देश, नागरिकता और झंडा हो गए थे। बड़ी मुश्किल से 65-70 साल बाद 1 नेशन 1 पीपल 1 कॉन्स्टिट्यूशन 1 फ्लैग 1 नेशनल सॉन्ग 1 सिटीजनशिप, कम से कम इतने भारत की तो बन गई। नहीं तो ये भी विवादाग्रस्त थी और विवाद उठते जा रहे थे जगह जगह, उन सब पर रोक लगी। इसलिए इस भारत की अखंडता और एकता हर हालत में बनी रहे। इट इज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ द नेशन, ऑफ एनी प्रोफेशन, ऑफ एनी कास्ट, ऑफ एनी क्रीड, ऑफ एनी कलर, ऑफ एनी रिलीजन, ऑफ एनी पार्टी, ऑफ एनी सेक्स।